पहले एक ज़माना था जब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम वाला लेक्चर सबको समझ में आता है। किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ कोई दे दे, इसे हम बार्टर कहते हैं। क्या बार्टर अभी भी चलता है? मैं बड़ा हंसते हुए कहता हूँ कि हाँ, भाई बहनों में चलता है। मैं तेरा ये ले लूँ, मैं तेरा वो ले लूँ, है ना, बदले में ये ले ले, बदले में वो ले ले, ऐसे चलता है। लेकिन जब बात करेंसी की आती है तो एक्सटर्नल सेक्टर की आती है। बाहर से, विदेश से हम कितना व्यापार कर रहे हैं उसकी आती है। इसे एक बड़ा अच्छा वर्ड कहा जाता है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। छोटा सा वर्ड है, दो इंग्लिश वर्ड को मिलाकर बनाया गया है, फॉरेन और एक्सचेंज मिलाकर बनता है फॉरेक्स। एक फॉरेक्स होता क्या है? एक फॉरेक्स एक बास्केट होती है जिसमें विदेशी मुद्रा होती है, प्लस सोने की सिल्लियां होती हैं, गोल्ड, प्लस आईएमएफ में जो हम अपना कोटा कटवाते हैं उसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। विपदा पड़ने पर आप अपने कोटे की राशि को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। ये इतनी चीजों का बना होता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स इज इक्वल टू फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसीज में बास्केट है, उस बास्केट में सबसे ज्यादा यूएस डॉलर्स होते हैं। नंबर 2 पे यूरो होती है। यूरो यानी जो यूरोपियन यूनियन में जो राशि, जो मुद्रा चलती है। तो डॉलर नंबर 1 पर, क्योंकि डॉलर एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर किसी को चाहिए। यूरो नंबर 2 पे, फिर जापानीज येन। जापान की एक स्टेबल इकोनॉमी है, लोग उसका पैसा रखना पसंद करते हैं। क्यों? वहां कोई मेजर उतार चढ़ाव नहीं आता। वो अपनी सरकार का तख्ता पलट नहीं करते। क्यों? एजिंग पॉपुलेशन भी है और अब रिवॉल्यूशन, इनकलाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि वहां उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन धीरे धीरे इस बास्केट में लोग पसंद कर रहे हैं रखना चाइनीज युआन को भी। चाइनीज युआन को भी रखना है। इस इंटरनेशनल बास्केट में अपनी जगह बनाना किसी देश की प्रतिष्ठा, उसके गौरव के लिए बहुत बड़ी बात होती है। डॉलर एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर किसी को चाहिए। सेकंड नंबर पे यूरो चाहिए, थर्ड नंबर पे जापानीज येन चाहिए, धीरे धीरे युआन भी आ रहा है इसमें। पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे सामने है कि क्या इंडिया की करेंसी भी दुनिया को उतनी चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लस एक ऐसी चीज जिसका मोह कभी नहीं खत्म होगा, उसे हम कहते हैं गोल्ड। एक बहुत अच्छी राय देता हूं, अगर आपके माँ बाप के पास, अल्लाह करे ऐसा हो, कुछ सरप्लस पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो गोल्ड में कर दीजिए। क्यों? आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 टन मिट्टी में, गोल्ड की खदानों में 1 टन मिट्टी में 12 ग्राम सोना मिलता है। और जैसे जैसे हम और ज्यादा खोदते जा रहे हैं, तकरीबन 1.5 से 2 टन मिट्टी में 12 से 15 ग्राम सोना मिलता है। इसको निकालना जितना मुश्किल होता जाएगा, दुनिया में इसका दाम उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए देश भी अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में हर चीज डॉलर में नहीं रखते, क्योंकि डॉलर तो फ्लक्चुएट होता है। कुछ चीजें हैं जो वो गोल्ड में भी रखते हैं। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो समय के साथ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और फिर एक होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो संस्थान है, आप वहां पर कुछ अपना पैसा कटवाते हो, कुछ पैसा बचवाते हो, कुछ पैसा वहां पर कंट्रीब्यूट करते हो, वहां पर वो रखा होता है। और जब आपको आपदा आएगी, जैसे आई थी 1991 में, उस वक्त आप आईएमएफ के दरवाजे को खटखटा के लोन उठा सकते हैं। लेकिन लोन उठाने से पहले आईएमएफ कहता है, तुम्हारा कुछ पैसा मेरे पास रखा हुआ, यही ले जाओ, तुमने कटवाया था अपने अच्छे वक्तों में, ये ले जाओ। और कितना ले जा रहे हो इस पर यह डिपेंड करता है, और कितना कटवाया था इस पर यह डिपेंड करता है कि इसके अतिरिक्त, इसके एडिशनल, हाउ मच लोन आर वी विलिंग टू गिव यू। हाउ मच लोन आर वी विलिंग टू गिव यू, इसको समझने के लिए आम जिंदगी से एक बहुत अच्छी एनालॉजी लेता हूं। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे वालिद बहुत लोगों को बहुत सारी परमिशंस दिलवाते थे। सरकारी महकमे में उनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। आईएएस आईपीएस घर आया करते थे। तो कोई सर्कस लगाने आ रहा है तो उसको परमिशन चाहिए, कोई अपनी एग्जीबिशन लगाने आ रहा है तो उसको परमिशन चाहिए। तो ये लोग अमूमन अपने बिजनेस के लिए ब्याज पर पैसा उठाते थे कहीं और।
कहीं और से परमिशन मिलने के बाद। तो वो लोग आके मेरी वालिदा से वो कहते थे कि आपके पास कुछ है, अगर सोने की अंगूठी वंगूठी है तो दे दीजिए, सोने की चेन वेन है तो दे दीजिए। तो हम लोग सब पका जाते थे, भाई क्यों? तो कहते थे कि जब आप लेने जाते हो ना किसी से ब्याज पे पैसा, तो वो आपका हुलिया देखता है और देखता है कि कितना सोना आपने पहना हुआ है। आपके सोने को देखकर, आपके रहन सहन, आपकी गाड़ी के साइज को देखकर फिर वो उतना लोन आपको देता है। यही बात आईएमएफ की एनालॉजी में इस्तेमाल हो सकती है। कैसे? आपने कितना कटवाया था, कितनी चीजें मेरे पास रखवाई थी, आज वो चीजें कितनी हैं, इसे कहते हैं आईएमएफ कोटा। या एक और अच्छा इंग्लिश वर्ड है आईएमएफ ट्रैंके। आईएमएफ कोटा या ट्रैंके, TRANCHE, ट्रैंके। आईएमएफ कोटा या आईएमएफ ट्रैंके उतना ही बड़ा होता है जितना आपकी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में जितना आपकी इकोनॉमी का साइज बड़ा होता है। यानी आपका व्यापार, आपका वाणिज्य, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, उतना बड़ा कोटा वो आपसे अलाउ करते हैं लेने के लिए। और जितना बड़ा कोटा आप कटवाते हैं ना, उतना वोटिंग पावर आपको मिलता है। वक्त पड़ने पर, आपदा या विपदा पड़ने पर आप उतना बड़ा विड्रॉ कर सकते हैं, उसी के प्रोपोर्शन में एडिशनल लोन भी ले सकते हैं। तो इमेजिन करिए कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, मतलब फॉरेन में फॉरेन करेंसी के भंडार, विदेशी मुद्रा के भंडार खत्म होने लगे। आपने आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया, तो आईएमएफ कहता है ठीक है, तुमने मेरे पास इतना कटवाया था, ये ले जाओ। तो वो देते समय कैसे देता है? एक स्मॉल पोर्शन उसका 25%, 25% का स्मॉल पोर्शन वो आपको डॉलर में देता है, येन में देता है, यूरो में देता है, विदेशी मुद्रा के बास्केट में देता है। 25% के आसपास जो आपने कटवाया था उसका, प्लस बचा हुआ जो रिमाइंडर होता है उसमें थोड़ा सा गोल्ड देता है, और बाकी सब आपकी करेंसी वापस करता है। जो आपने अपनी करेंसी में कटवाया था वो आप ही की करेंसी में वापस कर। अब इसकी मिसाल आपको बहुत गहरी समझनी होगी। आपकी करेंसी में वो वापस कर रहा है तो सर इससे क्या फायदा होगा? आपको और पैसा नहीं छापना पड़ेगा। जैसे कल के एग्जाम्पल में श्रीलंका ने किया था, जब उससे चाइना का लोन नहीं दिया जा रहा था तो उसने क्या किया था? अपनी करेंसी और छापती। आप जितनी अपनी करेंसी और छापेंगे, आपकी करेंसी की वैल्यू उतना नीचे जाएगी। तो मत छापिए ना। या तो फिर आपके पास उतना गोल्ड है क्या? गोल्ड बैक करके आप उतना कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास उतना गोल्ड नहीं है। अतिरिक्त छापोगे पैसा मार्केट में, वैसे ही तुम्हारे पैसे की वैल्यू नहीं है, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ, वो और तेजी से नीचे जाएगी। तो क्यों छापते हो? 25% विदेशी मुद्रा में ले लो, बचा हुआ 75% जो है वो अपनी करेंसी में वापस उठा लो। दिसंबर 2024 के आसपास इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो 600 से 610 बिलियन के आसपास था। 600 से 610 अरब डॉलर के आसपास हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार। 9 महीने 3 दिन चलने लायक था ये। 9 महीने 3 दिन तक हम बाहर से कुछ भी खरीद सकते हैं, और वो बाहर से खरीदने में 2-3 चीजें हम बेतहाशा खरीदते हैं। एक तो तेल है, हमारे पास तेल नहीं है तो हम बाहर से खरीदते हैं तेल, बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तेल। ऑलमोस्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज के खर्चों में 45% सिर्फ ऑयल खरीदने में जाता है। और जब से रशिया पे सैंक्शन लगे और आप रशिया से नहीं ले सकते, तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं OPEC, ओपेक। ये सब आपको नोट करना चाहिए। ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज जो हैं, इन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया है। कार्टेल बना लिया। अब ये कार्टेल क्या होता है? देखिए, होना ये चाहिए दुनिया में कि सऊदी अरब अपना तेल प्रोड्यूस करे, ओमान अपना करे, कुवैत अपना करे, बहरैन अपना करे, यमन में तो खैर उतना नहीं है, इजिप्ट अपना करे, टूनीशिया अपनी गैस निकाले, कतर अपनी गैस निकाले, क्यूबा अपनी गैस निकाले,
ब्राजील में वेनेजुएला अपना ऑयल अपना गैस निकाले, रशिया अपना ऑयल अपना गैस निकाले, इन सब के बीच में कंपटीशन होना चाहिए। और हम चाइना की तरह कर सकते हैं। चाइना ने क्या किया है, सबसे एक पाइपलाइन खींची हुई है, उसने रशिया से एक पाइपलाइन लाई है, उसने मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होते हुए दूसरी पाइपलाइन लाई है, तीसरी पाइपलाइन उसने अफ्रीका से उसने एक लाई है, और सितवे नाम का एक पोर्ट है, वहां पर वो ऑयल डिलोड होता है, सितवे से पाइपलाइन से फिर चाइना चला जाता है। उसने एक पाइपलाइन जो है वो साउथ चाइना सी के पास बहुत सारा तेल का भंडार है, वहां से एक पाइपलाइन खींच रहा है। मतलब 4 से 5 पाइपलाइन जब आपके पास हो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। क्या? एक तो पाइपलाइन वर्ल्ड का चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है, वरना ऑयल को लाने के लिए ऑयल जलाना पड़ता है। पाइपलाइन में ऐसा नहीं है, पाइपलाइन में ऑयल को पंप कर दिया, सीधा आपकी कंट्री तक आ गया। और दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि जब एक पाइपलाइन आपके पास हर खरीदार से है, तो फिर आप तय करते हैं कि तेल का दाम क्या हो। अगर रशिया ने अपने दाम बढ़ाए तो हम मिडिल ईस्ट से खरीदेंगे, अगर मिडिल ईस्ट ने अपने दाम बढ़ाए तो ठीक है हम क्यूबा से खरीदेंगे, अगर क्यूबा ने अपने दाम बढ़ाए तो ठीक है हम किसी और कंट्री से खरीदेंगे। ये चीजें देश को बनाती हैं, मजबूत करती हैं। इकोनॉमिक स्पीक्स पॉलिटिक्स, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं। हम मस्जिदों के पुराने ढांचों को एक्सरे करके उसमें मंदिर ढूंढने में पैसा लगा, बात समझ में आ रही? हम मंदिर ढूंढने में पैसा लगा रहे। जब चाइना वाइना पढ़ो तो जान इतनी जलती है। कहाँ हम अपने आप को पाकिस्तान जैसे नकारे देश से कंपेयर करते हैं, कहाँ हमें चाइना जैसे सुपर पावर से कंपेयर करना चाहिए। बहरहाल 8.5 महीने, अब उसमें से पिछले 4-5 दिन से पेपर में आ रहा है कि 80 से 82 बिलियन डॉलर जल गए हैं, क्योंकि ऑयल की कीमतें बढ़ गई है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज का कार्टेल है। तो ओपेक कंट्रीज क्या करती है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर, रशिया पे लगे प्रतिबंध और क्यूबा पे लगे प्रतिबंध का फायदा उठाकर तेल का उत्पादन कम कर देती है, जानबूझ के कम कर देती है। क्यों? जब तेल का उत्पादन कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस राइज होंगे, मन माना मुंह मांगा दाम मिले। तो वो क्या करते हैं, वो तेल को आर्टिफिशियल स्कैरसिटी उसकी क्रिएट करते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी कमी, आर्टिफिशियल यानी जानबूझकर पैदा की गई कमी। इस पैसे का वो क्या कर रहे हैं सऊदी अरब के लोग? अब ये सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, पर 2 लाइन सुनाना चाहता हूं। आपने सुना होगा सिनेमा घर खोले जा रहे हैं। मदीने में 4 सिनेमा घर के काम चल रहे थे, और उहद की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर बना रहे थे, जो लोगों ने वहां पर विरोध किया। तो कम से कम 150 लोगों को 8 महीने से जेल में रखा हुआ है, क्योंकि उहद एक जन्नती पहाड़ है, वो जन्नत में ऐसे ही उठ के जाएगा, आप उस पर एंटरटेनमेंट सेंटर नहीं बना सकते, वो बना रहे हैं ऐसा। खैर वापस आते हैं सिलेबस पे। तो ये क्या करते हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। बढ़ गए हैं तो आपको ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ेगा, जब ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ेगा तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी कंट्री के क्रियाकलाप पर बड़ी नजर रखते हैं। भाई इनकी डेमोक्रेसी स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, इनकी डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है, ज्यादा प्रोटेस्ट तो नहीं चल रहे हैं, इनके जो हालात हैं ठीक हैं क्या। आप भी तो किसी को उधार देने से पहले उसके क्या कहते हैं, उसके व्यक्तित्व को जांचोगे कि नहीं जांचोगे। एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूँ जिंदगी के बारे में, आप कैसे हैं और कितने अच्छे हैं इस बात को पता करना है तो हर 3 महीने में किसी को फोन लगा के पूछिए, भाई 5 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत थी। अगर वो तुरंत मान जाए इसका मतलब आप अच्छे हैं, वो आप में विश्वास रखता है। अगर वो इधर उधर कर दे इसका मतलब है कि अब आपकी बात में किसी को विश्वास नहीं रहा। फिर आप उससे कहीं नहीं नहीं मेरा काम हो गया भाई, थैंक यू सो मच। कभी कभी अपने आप को ऐसे जांचना चाहिए। इसी तरह इन्वेस्टर किसी कंट्री पे नजर रखते हैं। हमारी कंट्री पे इन्वेस्टर्स ने नजर रखी हुई है। चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कोएलिशन की सरकार है, ऊपर से देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, ऊपर से वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, बजट डेफिसिट,
और फिस्कल डेफिसिट बेतहाशा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है, कोई अच्छे मेजर्स नहीं उठा रही है। इस वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला और जब 80-82 बिलियन एक साथ जलने की खबर आई मार्केट में, तो फिर जो इन्वेस्टर हैं वो अपना बचा हुआ पैसा निकाल कर भागने लगे। जैसे आपके पास खबर आती कि आपने जिसको उधार दिया है ना, उसको बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है, तो आप क्या करते? आप अगले दिन सुबह उसके घर पहुंच जाते कि भाई तूने मुझसे जो लिया था वो दे दे यार, मुझे बहुत जरूरत है। क्यों? अब आपको विश्वास नहीं रहा। क्यों? वो लगातार घाटे में जा रहा है। महंगाई आपके यहां बढ़ी हुई है, रोजगार आपके यहां पैदा नहीं हो रहा, परचेसिंग पावर आपके यहां नहीं है। कार, महंगी से महंगी कार बिक रही है पर सस्ती कारें नहीं बिक रही। इसका क्या मतलब? अमीर और अमीर हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। महंगी से महंगी कार बिक रही है, के शेप ग्रोथ बोलते हैं इसको, के शेप। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब या मिडिल क्लास वो कार अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इन्वेस्टर ये भी देखते हैं कि इनके यहां सेकेंड हैंड कारें कितनी बिक रही है। और इस समय पिछले 3 साल से इंडिया में सेकेंड हैंड कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? नई कार खरीदने का, अफोर्ड करने का रोजगार नहीं है। आदमी कार लेता कब है? सोचिए। आदमी कार पैसा आने पर लेता है क्या? नहीं। पैसे की आवक में जब स्टेबिलिटी हो तब वो कार लेता है। मतलब आज मैंने जितना कमाया, मुझे ऐसा लगता है साल भर ऐसे ही चलेगा या 2 साल ऐसे ही चलेगा, तो एक अच्छी कार ले लें क्या, या अपनी पुरानी कार बदल दें क्या? क्यों? अब पैसे का फ्लो आएगा, अब खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, तब लेता है। तो कारों का बिकना भी इन्वेस्टर्स देखते हैं। कारों का ज्यादा बिकना यह दर्शाता है कि कितने लोगों के रोजगार में स्टेबिलिटी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अभी हम मदीने के एक मार्केट में जा रहे थे, तो मदीने का वो मार्केट थोड़ा सा महंगा था। तो हमने टैक्सी वाले से पूछा कि भाई यहां पर होलसेल मार्केट कहां है, जहां पर चीजें बहुत सस्ती मिलती हो और बल्क में मिलती हो, हमें ले जाना है भाई थोड़ा सा इंडिया। तो उसने कहा कोई दाऊदिया मार्केट करके है मस्जिद कुबा के पास, वहां चले जाओ। जब वहां आए तो जब हम मार्केट में एंटर कर रहे थे तो जो लोग बाहर आ रहे थे वो सारे मिडिल क्लास लोग थे। तो उनको देखकर समझ में आया कि सही जगह हम पहुंच गए। तो इन्वेस्टर भी तो इस तरह के इंडिकेटर्स पे नजर रखते हैं। आपके यहां पुरानी कारें बिक रही हैं, नई नई बिक रही हैं। अभी पीछे जब वो थी दिवाली थी, तो एक एक गाड़ी पे 1.5 लाख 3-3 लाख का डिस्काउंट दिया गया, फिर भी नहीं बिक रही थी। इसका मतलब है कि जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि रोजगार नहीं है। कितने टू व्हीलर बिके, इसका मतलब है उतनी नई नौकरियां लगी है। टू व्हीलर का मार्केट इतना नहीं चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि 80 से 82 अरब डॉलर इंडिया ने जला दिया है, तो उन्होंने अपना पैसा और खींचा। क्या निकाल यार निकाल, डूब रहा है इंडिया, निकाल। इस वजह से चीजें और गड़बड़ हो गई, लेकिन अभी भी चीजें काबू में है। आपका जितना जीडीपी है ना, उसका 20 से 25% बाहर का कर्जा, एक्सटर्नल डेट। आपकी जीडीपी का 20 से 25% एक्सटर्नल डेट, डीईबीटी, बी साइलेंट है। एक्सटर्नल डेट यानी बाहर का कर्जा आप आराम से वापस भर सकते हो, भर जाता है। आराम से तो नहीं, लेकिन भर जाता, 20 से 25%। इस वक्त हमारा 18 पॉइंट, ये सब करंट अफेयर से बेटा, इस समय हमारा 18.7% ऑफ जीडीपी हमारा कर्जा इस वक्त क्वाइट मैनेजेबल है, क्वाइट मैनेजेबल है। और विदेशी मुद्रा भंडार में हम 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया के 5वें सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो कि अभी 80-82 बिलियन जलने की वजह से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, 6th हाईएस्ट पोजीशन इस वक्त इंडिया की। अब सवाल यह है कि कितना विदेशी मुद्रा रखना चाहिए, हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज शैल वी कीप, कितना रखना चाहिए। तो मैं क्या आपसे एक सवाल पूछूं, बैंक में कितना रुपया रखना चाहिए? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं,
आपका कॉन्फिडेंस क्या उतना ही होता है जितना बैंक में रुपया होता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस आपकी सेविंग्स के प्रोपोर्शनेट होता है? जितनी सेविंग्स हैं उतना कॉन्फिडेंस है। घबराने की बात नहीं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। थोड़े दिनों बाद कमाने लग जाओगे तो वहां मेरी ये वाली लाइन काम आएगी जो अभी मैं आपको एक अच्छी राय दे रहा हूं। वो ये है, कमा के एक एक रुपया बचाना और किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना कि वहां से लगातार एक आवक आती रहे। तो जब लगातार आवक आती रहेगी तो रिस्क लेने में डर नहीं लगेगा। समझ रहे हो? रिस्क लेने में डर नहीं लगेगा। इसे एक और नए तरीके से समझाता हूं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान से पूछा कि अगर आपका सारा पैसा खत्म हो जाए और आखिरी $1 मिलियन बचे हो तो आप क्या करोगे? बस आखिरी बचे हैं, आपका करोड़ों अरबों डॉलर जल गए, अब बताइए क्या करें? तो उसने कहा उस $1 मिलियन से मैं एक ऐसा घर या प्रॉपर्टी खरीदूंगा जिसको किराए पे चढ़ा सकूं। ऐसा करने से मेरा घर सेफ हो जाएगा। अब मैं रिस्क फिर से लूंगा और दोबारा दुनिया पैदा करूंगा। तो सवाल यह है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी कंट्री के पास होना चाहिए? क्या बहुत ज्यादा होना चाहिए? ठीक है, बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जैसे चाइना के पास है, बहुत ज्यादा है उसके पास, बहुत ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। प्लस दुनिया के ऊपर 1 ट्रिलियन का कर्जा दिया हुआ है उसने। इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर हम चाइना को मैच करके अपना भी बहुत बड़ा कर दे तो एक प्रॉब्लम है। सोचिए क्या सर, किसी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना बेटा? फॉरेन एक्सचेंज में हम क्या रखते हैं सर? ज्यादातर तो डॉलर ही रखते हैं, फिर यूरो रखते हैं, फिर येन रखते हैं, फिर गोल्ड रखते हैं। मान लेते हैं अचानक हमारे पास एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज था, उसका डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब डॉलर कमजोर हो गया। तो मान लेते हैं कि $1 अरब हमने रखा हुआ था, उसका डेप्रिसिएशन हुआ, अभी भी वो 1 अरब ही है लेकिन उसकी वैल्यू घट गई, अब वो 800 मिलियन हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना भी रिस्की है। क्यों? पैसा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। और अगर डेप्रिसिएशन हो तो वो लॉस है, लॉस ऑफ वैल्यू है। तो इतने बड़े फॉरेन एक्सचेंज का क्या करना? तो इसका जवाब करंट अफेयर्स की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो गहराई से पढ़ते हैं उन्हें पता है। चाइना ने इसका तरीका निकाला। उसने अपने फॉरेन एक्सचेंज को लोन बनाकर हर गरीब देशों को दे दिया और वो ये जानता था कि ये गरीब देश कुछ भी हो जाए मुझे लौटा नहीं सकते। आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन जो लोग ब्याज का धंधा करते हैं, जो कि हमारे यहां सख्त मना है, जो लोग इंटरेस्ट का धंधा करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि मेरा कर्जा कोई वापस करे। वो चाहते हैं कि कर्जे के बदले जो इंटरेस्ट की पेमेंट आ रही है वो आती रहे। 2 लाइन में समझाना चाहता हूं कि आपके रसूल कौन थे। इंटरेस्ट ऐसे के लिए बता रहा हूं, इंटरेस्ट एक ऐसा निजाम है जहां अमीरों को पैसा गरीबों से मिलता रहता है बिना कुछ किए। क्या आपने मेरी इस बात की गहराई को समझा? इंटरेस्ट वो एक निजाम है जहां अमीरों को पैसा मिलता रहता है गरीबों से बिना कुछ किए। और ज़कात एक ऐसा निजाम है जहां अमीरों से गरीबों को पैसा मिलता रहता है बिना कुछ किए। आप समझे आपकी लड़ाई किससे है? तो एक सवाल आएगा यूपीएससी में कि ऑप्टिमम फॉरेक्स रिजर्व कितने होने चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? जानकार जानते हैं कि अगर ये डेप्रिशिएट हुआ, 5 पॉइंट से भी डेप्रिशिएट हुआ, तकरीबन कुछ नहीं तो $200 मिलियन कम हो जाएंगे। जबकि कम नहीं हो रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू इतने से कम हो जाएगी। तो हमें 8 से 9 महीना देश चलाने लायक विदेशी मुद्रा भंडार को ही मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ये पैसा कहां रखना चाहिए? क्या एक बिल्डिंग में खूब सारे, जैसे हम बचपन में अंकल स्क्रूज को देखते थे, डोनाल्ड डक, तो क्या ये बहुत सारा पैसा किसी एक बिल्डिंग में भर देना चाहिए क्या, जहां अंकल स्क्रूज डुबकी लगाए पैसों में? नहीं। अगर आपने इसको तकिए के नीचे रखा, पलंग पे रखा, बिल्डिंग में रखा, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, तो ये डेड मनी है। क्यों? ये मनी नहीं कमा रहा, तो आप उठा के कहां रखोगे? अमेरिका में। अमेरिका में उठा के रखो।
क्यों? अमेरिका के रिजर्व बैंक में जब आप अपना पैसा रखवाओगे तो वो बहुत लो इंटरेस्ट रेट आपको देता है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट, लेकिन कम से कम कुछ तो इंटरेस्ट रेट आ रहा है ना। मतलब इतना फॉरेन एक्सचेंज अपने घर में रखने से अच्छा है कि अमेरिका के फेडरल बैंक में डाल दें। मान लेते हैं फेडरल बैंक हमको 0.3% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो दे रहा है। बिल्डिंग में रखेंगे तो ये भी नहीं है। लेकिन अमेरिका की कितनी बल्ले बल्ले है, पहले तो उसका डॉलर हमको चाहिए, फिर उस डॉलर को कॉन्फिडेंस बना के उसी के बैंक में हम वापस रख रहे हैं, और फिर वो हमारे रखे हुए उसके डॉलर जो हमने वहां रखे हुए हैं उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और अगर कमा रहा है तो हमको 0.3%, 0.1% बदले में इंटरेस्ट दे रहा है। इसे कहते हैं डॉलर की बादशाहत। इंग्लिश में इसको वर्ड है डॉलर हेगेमोनी। डॉलर हेगेमोनी। हर किसी को अमेरिका के डॉलर चाहिए, हर किसी को अमेरिका के डॉलर चाहिए। रुपया डिप्रिशिएट होने लगा, डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी। आरबीआई ने 100 मिलियन डॉलर 80 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से मार्केट में डाल दिया। 100 मिलियन डॉलर, $1 80 रुपये का मार्केट में डाल दिए। देखिए मैंने क्या कहा, फिर इसको समझिए। 100 मिलियन डॉलर लिख के देखिए, 100 मिलियन डॉलर और $1 80 रुपये का। तो अगर आपको ये 100 मिलियन डॉलर का $1 खरीदना है तो कितने देना होगा? 80। तो 80 कौन लेगा? आरबीआई। तो आरबीआई ने 100 मिलियन डॉलर फेंक के 8,000 मिलियन रुपये मार्केट से खींच लिए। स्टेप नंबर 1, डॉलर की डिमांड बढ़ी। स्टेप नंबर 2, आरबीआई ने 100 मिलियन डॉलर निकाले विदेशी मुद्रा से और उससे 80 रुपया प्रति डॉलर के हिसाब से मार्केट में निकाला। अब मार्केट में डॉलर की डिमांड थी, 100 मिलियन डॉलर आए, डॉलर ज्यादा हो गए, पर हर डॉलर 80 रुपया देके खरीदना है, तो मार्केट से आरबीआई ने 8,000 मिलियन रुपी, 100 मिलियन डॉलर के बदले 8,000 मिलियन रुपी खींच लिए। तो अब मार्केट में ज्यादा क्या है? डॉलर। कम क्या है? रुपया। डिमांड किसकी बढ़ेगी? रुपये की। तो इमेजिन करते हैं कि मैं आपको आरबीआई का गवर्नर बना रहा हूं, तो अब आप कैसे खेलेंगे? देखिए, 100 मिलियन डॉलर एक साथ उठा के मार्केट में फेंक देंगे क्या? नहीं। 100 मिलियन डॉलर में इमेजिन करते हैं कि पहले 10 मिलियन उन्होंने मार्केट में डाले। 10 मिलियन डाले तो डॉलर थोड़ा ज्यादा हुआ, रुपया खिंच गया, रुपया एप्रिशिएट हो गया, डॉलर डिप्रिशिएट हो गया। तो पहले $1 80 रुपये का था, लेकिन अब डॉलर 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 मार्केट में फैल गए, तो अब $1 78 रुपये का है। रुपया मजबूत हो गया क्योंकि रुपया खींच रहा है ना वापस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रुपया खींच रहा है वापस। तो पहले $1 80 रुपये का था, मैंने पहले 10 मिलियन डॉलर डाले, डॉलर ज्यादा हो गए, बदले में उतना रुपया खींच लिया मैंने, तो अब $1 रुपया अप्रिशिएट हो गया, 78 या 79 रुपीस का हो गया। उसके बाद मैंने 10 मिलियन और छोड़े, रुपया 78 आ गया, और 10 मिलियन छोड़े 77 आ गया, और 10 मिलियन छोड़े रुपया 76 आ गया। समझ रहे मेरी बात? रुपया 76 आ गया। जैसी 76 आया, मुझे मेल आने लगे। किसके? एक्सपोर्टर्स के। सर क्या कर रहे हो सर? पूछा क्या कर रहा हूं? क्या सर, कहां हमको ना 80 लाख रुपया मिलना था, कहां 76 लाख रुपया मिल रहा है? 4 लाख का प्रॉफिट तो आपने खत्म कर दिया। क्या ये वाली लाइन सीधे सीधे दिमाग में गई है आपके, जो मैंने अभी कही? मैंने पैसा फेंकना शुरू किया, मार्केट में डॉलर बढ़ने लगा, रुपया खींचने लगा, रुपया अप्रिशिएट हो गया, लेकिन एक्सपोर्टर्स का मार्जिन जाने लगा। इंपोर्टर का मेल आया, अरे हम बहुत खुश है सर, चलने दो ऐसे। क्यों? बाहर से लेना था कुछ $1 लाख का, तो पहले ना हमको देना था सर 80 लाख, अब हमको सिर्फ 76 लाख देने हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि आरबीआई के गवर्नर और साइकिल चलाने वाले में एक एनालॉजी है।
मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूं करंट अफेयर्स कि आप जिंदगी में जहां जाएं वो चीजें याद आए। तो साइकिल चलाने वाला क्या करता है? स्पीड के हिसाब से ब्रेक 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 ब्रेक, रिलीज, पेडल 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 पेडल, पेडल 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 पेडल, ब्रेक 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 ब्रेक, और कई बार छोड़ देता है, जाने दो साइकिल, अभी सब ठीक चल रहा है। क्या ये वाली एनालॉजी आपको समझ में आई है? सही है।